हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कल हम स्टडी कर रहे थे पाचन के बारे में। तो पाचन में सबसे पहले अपने मुख के बारे में पढ़ा। तो मुख के बारे में थोड़ी बहुत चीजें रह गई थी, तो मैं आपको बता दूं मुख के बारे में कि मुख में देखो, जैसे भोजन पहुंचता है, अपन खाते हैं मुख में। मुख के में भोजन दांतों द्वारा चबाया जाता है, जीभ द्वारा लार को उसमें मिलाया जाता है। लार में एमाइलेज या फिर टाइलिन एमाइलेज पाया जाता है, जो लार में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन करके माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसमें होता है। ठीक है, शरीर के किस अंग में। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि किस अंग से भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहले नाम आएगा कि किस अंग से भोजन का प्रारंभ हो जाता है, तो मुख से ही। मुख से भोजन का रचना आरंभ हो जाता है। ठीक है, कि किस भाग में, देखिए किस भाग में भोजन का पाचन का आरंभ हो जाता है, तो मुख में। ठीक है, अब मुख में किस ऑर्गन का पाचन होता है, किस किस पदार्थ का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन। कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन। देखिए पूरा पाचन नहीं होता है, माल्टोज में बदलता है। माल्टोज आगे जाकर ग्लूकोज में बदलेगा। ठीक है, तो पूरा पाचन नहीं हुआ ना, तो फिर आंशिक पाचन हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन कहाँ होता है, तो मुख में होता है। ठीक है, आंशिक पाचन, पाचन किसमें, मुख में। ठीक है, तो ये मुख के इंपॉर्टेंट कार्य हैं, मुख में होता है। अब देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, जो मुख में अपने दांत पाए जाते हैं, दांत के ऊपर जो इनेमल पदार्थ बना होता है, इनेमल दांतों का ऊपरी भाग, क्राउन भाग का निर्माण करता है वो इनेमल। और इनेमल के जस्ट अंदर, जैसे ये दांत देखिए, दांत में ये अंदर ऐसे अंदर तो होगा डेंटिन प्रोटीन होती है, कठोर प्रोटीन है, बहुत कठोर प्रोटीन है, दांत के आंतरिक भाग का निर्माण करने में सहायक है। और जबकि बाहरी भाग है जो इनेमल का बना होता है, इनेमल। अब इनेमल क्या है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। कठोर पूछा जा सकता है भाई, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। जबकि कठोर हड्डी की बात करें तो हड्डी तो ये जबड़े की हड्डी है अपनी, ये वाली, ये जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। और सबसे लंबी हड्डी की बात करें तो फीमर, जो अपनी जांघ के यहाँ पाई जाती है। ठीक है, वो फीमर हड्डी सबसे लंबी हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज के बारे में है, जो अगले अपन कंकाल तंत्र में स्टडी करेंगे इसके बारे में। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनेमल पदार्थ है, दांत के ऊपर क्राउन भाग का निर्माण करेगा, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। और डेंटिन प्रोटीन दांत के आंतरिक भाग है। ठीक है, और मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन आरंभ हो जाता है। मुख में किस, मतलब अगर पूछ ले कि आहार नाल के किस भाग से पाचन का प्रारंभ हो जाता है, तो अपन मुख कह सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन की भी बात कर ले तो भी मुख में ही होगा। ठीक है, मुख में इस प्रकार से होगा, जैसे मुख में भोजन को अंदर ग्रहण किया अपन ने, मुख में भोजन को अंदर ग्रहण करने के बाद चबाया जाएगा, चबाने के बाद लार मिलाई जाएगी। लार में लाइसोजाइम एंजाइम होंगे, जो लाइसोजाइम की भित्ति, लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम जीवाणु की भित्ति को नष्ट करेगा। ठीक है, तो ये सारे एंजाइम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भोजन जैसे ही चबता है, महीन होता है, उसके बाद एक गोल बोलस बन जाता है। ठीक है, तो बोलस किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी। तो मुख में लार द्वारा भोजन को चबाने के पश्चात एक गोल ठोस संरचना बनती है, अर्धठोस बोल दीजिए। तो बोलस की परिभाषा, बोलस किसे कहते हैं, तो मुख में भोजन को चबाने पर एक ठोस, एक अर्धठोस, क्योंकि पूरा ठोस नहीं होता है, अर्धठोस गोलाकार संरचना बनती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे बोलस कहा जाता है, बोलस कहा जाता है। इस प्रकार देखिए दोस्तों, क्या हो गया कि मुख में भोजन को चबाया जाएगा, चबाने के पश्चात अर्धठोस संरचना बनेगी, उसको क्या कहेंगे, बोलस कहेंगे। ठीक है, अब बोलस को आगे निगला जाएगा। ठीक है, तो मुख में इतना कंप्लीट हो गया अपना, मुख आज कंप्लीट है। उसके बाद अपना ग्रसनी आएगा।
कृष्णी, कृष्णी, कृष्णी या फिर इसको क्या बोलेंगे, फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स हो गया। अब इसको थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं क्या क्या है। जैसे ये अपना देखिए मुख, मुख है, मुख छिद्र है, एक मुख हो गया, मुख। अब मुख आगे जाके किसमें, मुख गुहा में खुलेगा, इस प्रकार से मुख गुहा, मुख गुहा, ठीक है, मुख गुहा में खुला। इसके बाद देखिए मुख गुहा है, ये ऊपरी तालु है, ये निचली तालु है। अब निचले तालु के यहाँ जीभ है, अपन जानते जीभ, और जीभ के जस्ट नीचे मैंने कहा था अधोजीवा पाई जाती है। अधोजीवा लाड़ी ग्रंथि है, अधोजीवा, अधोजीवा, ये इसे क्या बोल देते हैं, सब लिंगुअल। देखिए अपन ने अभी तो उससे पढ़ा था कि केवल नाम पढ़े थे, अब डायग्राम से भी हम समझ लेते हैं कौन कौन सी ग्रंथियां कहाँ है। तो लाड़ी ग्रंथि जीभ के जस्ट नीचे पाई जाएगी, तो अधोलिंगुअल बोल देते हैं। और कर्ण के पास, यहाँ जैसे ये बाह्य कर्ण हो गया, अपना कर्ण है, कर्ण है, कर्ण के जस्ट नीचे एक ग्रंथि और होती है, इसे क्या बोल देते हैं, पेरोटिड, 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 पेरोटिड या फिर कर्णपूर्व बोल दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार जबड़े के यहाँ अपनी अधो सब मेडुलर हो गई है ना, अधोजंग। ठीक है, उसके बाद मुंह का आगे जाकर देखिए एक नलिका रूपी संरचना है जिसमें खुलेगा। ठीक है, नलिका रूपी संरचना में खुलेगा। उसके बाद जैसे नलिका रूपी संरचना है, ये दोनों ही कॉमन भाग है, श्वसन में भी और पाचन में भी दोनों ही कॉमन संरचना है। ये क्या है, कृष्णी, कृष्णी या फेरिंग्स, जिसे अभी अपन पढ़ रहे हैं, अभी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, फेरिंग्स के बारे में। तो देखिए एक नलिका रूपी संरचना है, मुख के आगे जाकर नलिका रूपी संरचना है जिसपे यूस्टेक्सियन छिद्र खुलते हैं इसमें। ठीक है, और ग्रसनी के देखो श्वसन और पाचन दोनों में ही इसका रोल है, किसका, ग्रसनी का, दोनों में ही कार्य करेगी। ठीक है, कौन, ग्रसनी। ठीक है, दोनों में ही, जैसे फिर बाद में जाकर अलग अलग नलिकाएं, दो नलिकाओं में बढ़ जाएगी ये ग्रसनी जाकर। तो ग्रसनी का सिर्फ काम कुछ भी नहीं है, किसी प्रकार के पाचन एंजाइम नहीं है इसमें, किसी प्रकार कुछ नहीं है, केवल और केवल इसके द्वारा निगलने में बस सहायक होती है ये बस। ठीक है, यहाँ से अब देखिए दो नलिकाएं बनेगी, ये कौन सी, श्वसन नलिका, एक तो होगी श्वसन नलिका और एक होगी आहार नाल, ये ग्रास नाल हो गई, ये आगे जाके ग्रास नाल, ग्रास नाल या फिर इसको ओइसोफेगस बोल देते हैं। ठीक है, ओइसोफेगस या फिर ग्रास नाल, रश्मि को अपन फेरिंग्स बोलेंगे। उसके बाद देखिए कि ये जो है अपना श्वास नली है, श्वास नली। ठीक है, श्वास नली हो गई। अब देखिए श्वास नली आगे जाकर और फेफड़ों में खुल जाएगी, उसका अपन को अभी स्टडी नहीं करनी है, अपन को सिर्फ इतनी स्टडी करनी है कि रासनाल किसमें खुलेगी, आगे बस इतना स्टडी करना है। तो यहाँ देखिए एक ढक्कन नुमा संरचना होती है, या इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस, यहाँ पे इसको गाटी, कोष्टक में लिख देता हूं, गाटी ढक्कन। ठीक है, गाटी ढक्कन हो गया भाई। देखिए एपिग्लोटिस या फिर गाटी ढक्कन। ठीक है, गाटी ढक्कन का कार्य क्या है, जैसे अपन ने खाना खा रहे हैं, भोजन को या ग्रसनी में आ गया, अब निगलने में वाले हैं। अब जैसे ही यहाँ से ग्रसनी आगे जाकर इसमें खुलेगी, मतलब यहाँ आएगा भोजन, यहाँ आते ही एपिग्लोटिस क्या करेगी, ढक्कन है, ढक्कन कभी इधर श्वास नली में घूमता है, कभी उसमें ग्रासनाल में मतलब बंद कर देता है उसको, क्योंकि देखो अपन भोजन ग्रहण करेंगे, अगर बाई चांस अपने श्वास नली में चला गया तो अपने दिक्कत हो सकती है। इसलिए ये गाटी ढक्कन क्या करेगा, जब भोजन ग्रहण करेंगे तो ग्रासनाल के द्वार से हटकर श्वास नली पे चला जाएगा, और श्वास ग्रहण करेंगे जब इधर चला जाएगा। इस प्रकार इसकी क्रियाविधि है। जैसे अपन कभी तेज जल्दी खाना खाते हैं तो कभी अपन खांसी चलने लगती है, यहाँ थोड़ी सी ऐसे लगता है जैसे फंस गया, क्यों, क्योंकि अपन ने जल्दी खाया और ये घाटी ढक्कन कंफ्यूजन में हो गया कि यार किधर जाए, तो इसके चक्कर में ये इसके श्वास नली के ऊपर नहीं आ पाया और श्वास नली में चला गया भोजन, तो छींक द्वारा वापिस, खांसी द्वारा वापिस
वो अपने एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार धीरे धीरे भोजन को खाना चाहिए। इससे क्या होगा कि अपना सेटलमेंट धीरे धीरे कर लेगा। ठीक है, अब घाटी डाकपन क्या करता है, एक प्रकार से ट्रैफिक पुलिस का कार्य करता है। ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, इधर वाले को बोलती है भाई तुम रुक जाओ, इधर से निकल जाओ। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये कार्य करती है कि भाई यहाँ से तुम रुको एक बार, और इधर से निकाल देती है। ठीक है, भोजन को। ठीक है, ग्रसनी के कोई विशेष कार्य नहीं है, भोजन को निकलने का कार्य करेगी। ठीक है, श्वास नाल, और बस इसका दो इंपॉर्टेंट है। अब इसकी परिभाषा अपन यहाँ से बना सकते हैं कि मुख गुहा के आगे वाला भाग और ग्रास नाल के ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, तो ग्रसनी कहलाएगा। ठीक है, परिभाषा में कुछ भी नहीं है। देखो थोड़ा से ऑर्गन्स के नीचे बोल दीजिए, जैसे मुख की बात करें तो मुख का आगे का भाग मुख गुहिका, और मुख गुहिका के आगे कोई है तो अपन बोल देंगे मुख गुहिका के आगे वाला भाग है ये, और इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि भाई ये भोजन को निगलने में सहायक है, और पाचन और शोषण के दोनों का पथ है, ये दोनों का इसमें आता है। क्योंकि देखो श्वास लेंगे तो यहाँ तक तो जाएगा ही, यहाँ से फिर थोड़ा अलग हो जाएगा, पेड़ों में अलग चला जाएगा, बाकी ये यहाँ तक रसनी तक सब सेम होता है। ठीक है, उसके बाद ये दो नलिकाएं बढ़ जाएगी, एपिग्लोटिस स्वर यंत्र भी होता है यहाँ एक है। ठीक है, जिससे आवाज निकलती है। और उसके बाद ग्रास नाल के बारे में पढ़ते हैं अपन। फेरिंग्स हो गया अपना। ठीक है, ग्रास नाल या फिर इसको क्या बोल देंगे, तीसरा ऑर्गन है। ये तो अपना सेकंड ऑर्गन हो गया, और ये अपना तीसरा। तो ग्रास नाल कौन सा नाल, रास नाल या फिर इसको क्या बोलते हैं, गर्सिका। ठीक है, गर्सिका बोल दीजिए या फिर ग्रास नाल बोल दीजिए। उसके बाद इसको इंग्लिश नेम भी ध्यान रखिए, ओइसोफेगस। ठीक है, ओइसोफेगस बोल दीजिए। ठीक है, उसके बाद ग्रास नाल के आगे क्या है देखिए। अब इसको एक बार बैठा देता हूं, अब इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लिया अपन ने। देखो इसके ग्रास नाल है, ग्रास नाल के देखो ग्रास नाल में एक श्लेष्मीय ग्रंथियां पाई जाती है। देख ले मुख ग्रसनी तक अपन ने पढ़ लिया, तो ग्रसनी के बाद थोड़ा बाद से अपन डायग्राम बनाएंगे। ऊपर से बना देता हूं, डायग्राम थोड़ा बड़ा है। तो ये हो गया अपने ग्रास नाल। ठीक है, ग्रास नाल आगे जाकर किसमें खुलेगा, स्टोमच। ऐसे जेनुमा आकार है इसका, थोड़ा सा जेनुमा आकार है। ठीक है, आगे जाकर ये किसमें खुलेगा, ग्रैनी में, जो किसका भाग है, छोटी आंत का भाग है। अभी जब अपन ने एक साथ पढ़े थे तीनों ऑर्गन्स छोटी आंत के, तब बताया था कि ग्रैनी भी छोटी आंत का ही भाग होता है। ठीक है, आगे देखिए समझिए। अब ग्रास नाल के क्या कार्य हैं, क्या है। अब ग्रास नाल, अब क्या परिभाषा बताएंगे आप ग्रास नाल की, तो बताएंगे कि ग्रसनी के आगे का भाग ग्रास नाल कहलाता है। ग्रास नाल एक लंबी संरचना है, जो नलिका रूपी संरचना है। इसकी लंबाई की अगर बात करें, लंबाई होती है इसकी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, और नलिका रूपी संरचना है। इसमें श्लेष्मीय पाचन के स्रावित एंजाइम कुछ भी नहीं होते, इसमें किसी प्रकार के पाचन के एंजाइम स्रावित नहीं होते, और इसमें श्लेष्मीय ग्रंथियां पाई जाती हैं। श्लेष्मीय ग्रंथियों को क्या कार्य देखिए। श्लेष्मीय ग्रंथियां जो होती है वो जैसे भोजन आया, भोजन के साथ एंजाइम होते हैं, जैसे एमाइलेज। अभी मुख में एमाइलेज होता है, एमाइलेज एंजाइम अगर आ जाए मुख से यहाँ आएगा, तो यहाँ किसी प्रकार के पाचन भी, मतलब इसका पाचन हो सकता है, ग्रास नाल का पाचन हो सकता है, कि इसकी भित्तियां गल सकती है। इसलिए श्लेष्मीय ग्रंथियां क्या करेगी, श्लेष्मा का स्रावन करेगी, और श्लेष्मा से भोजन, मतलब एमाइलेज जो एंजाइम है वो निष्क्रिय होकर, मतलब काम नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि ये चिकना पदार्थ है श्लेष्मा, तो इससे जल्दी से निकल जाएगा। और देखो ग्रास नाल में किस गति से भोजन अंदर पहुंचता है। भोजन ग्रास नाल में कर्माकुंचन, कौन सी गति, कर्माकुंचन ऐसे होती है, जैसे अपनी स्थान के इर्द गिर्द ऐसे करना, मतलब ऐसे कंपन होना। इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि कंपन क्रिया द्वारा आगे बढ़ना भोजन का किसमें होता है, भोजन ग्रास नाल में कर्माकुंचन गति द्वारा आगे बढ़कर और आमाशय में तरफ बढ़ेगा। ठीक है, इस प्रकार ग्रास नाल की अपन परिभाषा दे सकते हैं
कि ग्रसनी का आगे का भाग और ग्रास आमाशय से पहले का भाग। ये देखिए ये बड़ा जे आकार का आमाशय है। आमाशय किस प्रकार का होता है? तो जे आकार का। किस आकार का? जे आकार का। देखिए आप समझ सकते हैं जे आकार का है। अब ग्रास नाल के बारे में हो गया, परिभाषा भी आप यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, परिभाषा देखिए अपने हिसाब से बनाइए, अपन खुद बनाएंगे हिसाब से। एक एक चीज यहाँ स्टडी होगी, कुछ भी पाचन का कुछ भी टॉपिक, एक भी टॉपिक या एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, अब आगे यहाँ ग्रास नाल की बात हो गई अपने, है ना। तो उसके बाद देखिए यहाँ डायफ्राम पाया जाता है। डायफ्राम जो होते हैं अपने श्वसन फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के जस्ट नीचे डायफ्राम होता है। डायफ्राम के कारण ही अपन श्वसन आसानी से ले पाते हैं। डायफ्राम संकुचन और शीतलन होता रहता है। ठीक है, तो डायफ्राम इसकी अगर अपन स्थिति की बात करें आमाशय की, तो डायफ्राम के जस्ट नीचे पहली बात क्या हो गई कि डायफ्राम के जस्ट नीचे। ठीक है, अब आमाशय की अपन ने बात की थी, आमाशय। ठीक है, आमाशय या स्टोमच, आमाशय या स्टोमच। अब स्टोमच कितने भागों में डिवाइड होगा? 3 भागों में। ठीक है, पहले बात हो गई छोटी आंत, बड़ी आंत और आमाशय, तीनों 3-3 भागों में डिवाइड होंगे और स्टोमच अपने 3 भागों में डिवाइड होगा। तो कैसे डिवाइड होगा देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये ऊपर वाला भाग कौन सा था, उसमें पहले वाले वीडियो में अपन ने बात की थी कि ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? कार्डियक। कौन सा? कार्डियक भाग। ठीक है, कार्डियक भाग अपने ऊपर वाला भाग हो गया, यहां तक हो गया। ठीक है, यहां से स्टार्ट होगा कार्डियक भाग। अब देखिए कार्डियक भाग के यहाँ कपाट पाए जाएंगे, ऊपर पाए जाने वाले कपाट को क्या कहेंगे? कार्डियक वाल्व। कौन से वाल्व? कार्डियक वाल्व। अब कार्डियक वाल्व क्या करेंगे? भोजन जैसे ही अंदर आता है तो कार्डियक वाल्व इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से भोजन आने देते हैं आराम से और जाने से थोड़ा रोकते हैं। और बाय चांस कभी कभी उल्टी होती है तो यहाँ से भोजन निकल जाता है, बाकी सामान्यतः भोजन को वापस यहाँ आने के बाद नहीं निकलता है उल्टी के अलावा। ठीक है, और कार्डियक भाग हो गया। ठीक है, कार्डियक भाग मैंने बताया बाद में कि कौन सा था। कार्डियक के बाद फंडस या फिर फंडस लिख दीजिए, फंडिक भाग। अब देखिए फंडिक भाग आमाशय का सबसे बड़ा भाग है। पूछ ले कभी कि आमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा, तो फंडिक भाग लिखेंगे। कौन सा? फंडिक सबसे बड़ा भाग है और इसपे सबसे ज्यादा जो श्लेष्मा ग्रंथियां होती है, सबसे ज्यादा जो जठरी रस का स्राव होता है, क्योंकि जठरी रस किसके द्वारा? आमाशय के द्वारा स्रावित होते हैं। गैस्ट्रिक जूस बोल दीजिए, इंग्लिश में गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं जठरी रस को। और जठरम देखिए, एक तो जठर पेशियां पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां, और एक जठर निर्गम ग्रंथियां पाई जाती हैं। 2 प्रकार की ग्रंथियां हैं आमाशय में, जठर निर्गम ग्रंथियां और जठर ग्रंथियां। ठीक है, जठर ग्रंथियां जठर रस का स्रावित करेगी, ये गैस्ट्रिक जूस का स्रावित करेगी, और जबकि जठर निर्गम ग्रंथियां श्लेष्मा का स्रावन करेगी। ठीक है, श्लेष्मा का स्रावन कौन सी करती है? जठर निर्गम ग्रंथियां करती है। ठीक है, तो तीसरा भाग अपन ने अभी पढ़ा नहीं है। तीसरा भाग कौन सा है अपना? पाइलोरिक भाग। ठीक है, पाइलोरिक भाग कौन सा है अपना? तीसरा भाग है। देखो दोनों छोटे छोटे भाग है, ये भाग दोनों छोटे हैं, जबकि बीच वाला भाग जो फंडिक भाग अपना वो लगभग आमाशय का 80% बनाता है, मतलब सबसे बड़ा भाग आमाशय का है। देखिए आमाशय में भोजन आता है, भोजन को पचित किया जाता है। और देखिए भोजन का अवशोषण कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? तो भोजन का अवशोषण मुख में स्टार्ट नहीं होता, आमाशय में थोड़ा बहुत स्टार्ट होता है, ज्यादा आमाशय में स्टार्ट नहीं होता भोजन का अवशोषण। आमाशय में देखिए 2 चीजों का ज्यादा अवशोषण होता है। एथेनॉल का अधिकतम अवशोषण, जैसे एथेनॉल क्या है? शराब हो गई। शराब जो इंसान पीता है उसका आमाशय से अवशोषण हो जाता है। आमाशय में अवशोषण होने के बाद ये लीवर पर ज्यादा असर करता है। एथेनॉल लीवर पर, जैसे एथेनॉल एल्कोहल बोलते हैं जिसे, दारू, वो यकृत को खराब कर देती है, यकृत ग्रंथि को खराब कर देती है, इसलिए दारू कभी नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, दारू बहुत गंदी चीज है। ठीक है, उसके बाद अपना कार्डियक वाल्व के क्या कार्य हैं इनके? तो यहाँ कार्डियक वाल्व है, भोजन को आने देगा, जाने से रोकेगा। यहाँ से देखिए
एक और वाल्व यहाँ पाया जाएगा, कौन सा, नाम बता देता हूं, कौन सा, पाइलोरिक वाल्व। देखिए कार्डियक भाग पास में है इसलिए इसको कार्डियक नाम दे दिया, और यहाँ देखिए नीचे वाला भाग पाइलोरिक भाग है इसलिए इसको पाइलोरिक वाल्व नाम दे दिया। ठीक है, नाम उसी प्रकार से पढ़ते हैं जिसे कोई ऑर्गन पास है उसी प्रकार से उनके वाल्व के नाम पड़ जाते हैं। ठीक है, इनके 3 भाग हो गए, पाइलोरिक वाल्व। देखिए भोजन अंदर आने के बाद, आमाशय के अंदर आने के बाद 3 से 4 घंटे, कितने घंटे, 3 से 4 घंटे तक भोजन का पाचन होता है। भोजन के पाचन में जठरीय रस का स्राव होता है। जठरीय रस में विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, एंजाइम से पाचन करते हैं, जैसे पेप्सिन एंजाइम है, इंपॉर्टेंट एंजाइम है, रेनिन है, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम है, जठरीय लाइपेज, ये 3 प्रकार के एंजाइम हैं। उसके अलावा और भी एंजाइम हैं। जो कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन यहाँ आंशिक रूप से थोड़ा बहुत होता है, ज्यादा नहीं होता है। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का पाचन छोटी आंत में होता है और प्रोटीन का पाचन आंशिक रूप से यहाँ होता है। ठीक है, वसा का पाचन भी थोड़ा बहुत यहाँ होता है, बाकी छोटी आंत में अधिकतम पाचन, वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत की अब बात करेंगे अगली बार। तो आकार कौन सा, इसका आकार किस प्रकार का, आकार की बात करें, जे आकार का, जे आकार, कौन से आकार का, आमाशय की बात करें तो कौन सा आकार का, जे आकार का हो गया। ठीक है, आकार जे आकार का कितने घंटे ठहरेगा, 3 से 4 घंटे भोजन को मथने का कार्य करता है। एक प्रकार से भोजन को मथता है, एचसीएल यहाँ से ग्रंथियों से स्रावित होता है। किस प्रकार से स्रावित होता है अपन पढ़ेंगे। ठीक है, एक प्रकार से आकार हो गया। आकृति के बारे में बात कर लेते हैं। आकृति किस आकृति का होता है, तो जे आकृति का। ठीक है, जे आकृति का, आकार हो गया, आकृति हो गई, आकार आकृति एक ही बात है, आकार। ठीक है, उसके बाद आकार आकृति और स्थिति। स्थिति देख लीजिए किस स्थिति में स्थित होता है, कि आमाशय कौन सी स्थिति में स्थित है आमाशय। तो स्थिति देखिए डायफ्राम की जस्ट नीचे बाईं ओर, देखिए ये जस्ट बाईं ओर है। मेरा बायां देखिए, मेरा जो बायां है वो मेरा बायां ही आपके लिए होगा कि किस कहां स्थित है, तो बाईं तरफ स्थित है। अब देखिए दाईं तरफ कौन कौन से ऑर्गन है जो दाईं तरफ होंगे, कौन कौन से हैं जो बाईं तरफ होंगे। देखिए यकृत ग्रंथि यहाँ पाई जाती है, यकृत ग्रंथि यहाँ, यकृत ग्रंथि के बारे में अलग से स्टडी करेंगे। एक बार आप थोड़ा सा समझिए, यहाँ यकृत ग्रंथि होती है। ठीक है, बाईं तरफ है यकृत ग्रंथि, बाईं तरफ। और जो कि हार्ट होता है अपना, जो हृदय होता है, हार्ट भी बाईं तरफ और आमाशय भी बाईं तरफ। थोड़ा सा ध्यान रखिए कि स्थिति क्या है, बाईं ओर तथा डायफ्राम के नीचे स्थित। ठीक बात, देखिए 2 पॉइंट हो गए, बाईं तरफ और उसके बाद डायफ्राम के जस्ट नीचे, डायफ्राम के नीचे स्थित होते हैं। ठीक है, और बाईं तरफ कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, तो पहला कि हृदय होता है, हृदय भी बाईं तरफ होगा और आमाशय भी बाईं तरफ होगा। जबकि जो यकृत है अपना, यकृत अपना दाईं ओर स्थित होगा। ठीक है, दाईं ओर स्थित होता है। यकृत को अपन जो जिगर बोलते हैं, आमाशय को जिगर बोलते हैं, यकृत को जिगर बोलते हैं। कि तेरे में जिगर है क्या, वो जिगर क्या बोलते हैं, यकृत को ही बोल देते हैं। ठीक है, तो यकृत बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। ये मतलब अधिकतम कार्य, शरीर के अधिकतम कार्य यकृत ग्रंथि द्वारा होती है। यकृत ग्रंथि शरीर की बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। ठीक है, इसके बारे में स्टडी करेंगे यकृत ग्रंथि के बारे में। तो पहले इतना समझिए। अब देखिए आमाशय के इतने भाग हो गए। अब आमाशय में क्या किस प्रकार से कौन कौन सी ग्रंथियां हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आमाशय में सिर्फ 2 ग्रंथियां इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी, जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथि या फिर इसको क्या बोल देते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड या फिर जठर ग्रंथि। सेकंड अपना जठर निर्गम ग्रंथि, जठर निर्गम ग्रंथि। ठीक है, देखो पहला जठर ग्रंथि, सेकंड जठर निर्गम ग्रंथि। जठर का मतलब ये क्या कार्य करेगी और ये क्या कार्य करेगी, दोनों इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या कार्य है। ये अपने क्या करेगी, श्लेष्मा का स्राव करेगी। श्लेष्मा
अभी अपन ने बात की श्लेष्मा क्या होता है, चिकना चिकना होता है, जिससे क्या होता है कि पाचन से रक्षित होता है। जैसे अभी आमाशय की दीवारें हैं मोटी होती है, 4 स्तरीय होती है, ये भी ध्यान रखिए। आमाशय में जो ऊतक होता है वो 4 स्तरीय ऊतक होता है, ठीक है। आमाशय में बोल दो 4 स्तरीय ऊतक, ग्रहणी में, छोटी आंत, बड़ी आंत में, चारों में ही, तीनों में ही 4 स्तरीय जो होता है ऊतक स्तरीय होता है, 4 स्तरीय, ठीक है। अब श्लेष्मा का स्राव करेगी, श्लेष्मा से जो आमाशय की दीवारें हैं वो रक्षित होंगी, सुरक्षा रहेगी इससे, श्लेष्मा स्राव से, श्लेष्मा, ठीक है। और जठर ग्रंथियां क्या करेगी, जठर रस का स्राव करेगी, जठर रस, जठर रस। अब जठर रस को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश नाम भी इंपॉर्टेंट है, देखिए कभी कभी इंग्लिश नाम डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं। तो जठर रस को क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस बोल दीजिए या फिर जठर रस बोल दीजिए, ठीक है। अब जठर रस में कौन कौन से एंजाइम होंगे, तो होगा अपना ट्रिप्सिन, तो सॉरी अग्नाशय से स्रावित होगा, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होगा। और अपना देखिए इसमें तो होता है पेप्सिन और अपना रेनिन, और उसके बाद जठरीय लाइपेज, ठीक है, जठरीय लाइपेज होता है। 3-4 एंजाइम इंपॉर्टेंट है जो इसमें होते हैं कार्य के लिए। और प्रोटीन का पाचन इसमें मुख्य रूप से, देखिए आमाशय में जिस प्रकार मुख में मुख्य रूप से पाचन किसका हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट का, उसी प्रकार आमाशय में मुख्य रूप से पाचन किसका होगा, तो आमाशय में मुख्य रूप से पाचन प्रोटीन का होगा। और जबकि वसा का मुख्य पाचन किसमें होगा, छोटी आंत में होगा, जो आगे अपन डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में डिस्कस कर लें कि देखिए आमाशय में ग्रंथियों की बात कर ली अपन ने, 2 प्रकार की ग्रंथियां कौन कौन सी, जठर ग्रंथि और जठर नेटिवम ग्रंथि, 2 प्रकार की ग्रंथियां। उसके बाद जठर ग्रंथि के कार्य भी देख लिए अपने, उसी प्रकार उसके बाद है अपना कि ये जो दोनों ग्रंथियां हैं उसमें कुछ कोशिकाएं होती हैं, जैसे मुख्य कोशिकाएं, पहली है अपनी 2 कोशिकाएं हैं, मुख्य कोशिका, मुख्य कोशिका द्वारा किस प्रकार कौन से एंजाइम स्रावित करेंगे, तो पेप्सिन, पेप्सिनोजन स्रावित होता है। देखिए पेप्सिनोजन और पेप्सिन में क्या अंतर है, पेप्सिनोजन, पेप्सिन तो होता है सक्रिय और पेप्सिनोजन होता है वो अक्रिय होता है। अक्रिय को सक्रिय किया जाएगा बाद में जब HCl स्रावित होगा। HCl एंजाइम को, आमाशय के विभिन्न एंजाइम को सक्रिय करने का कार्य कौन करता है, तो HCl करता है। उसके बाद देखिए पेप्सिन का, मुख्य कोशिका का ये कार्य होगा कि पेप्सिनोजन एंजाइम का स्राव करेगी। उसके बाद सेकंड क्या है अपना, मुख्य कोशिका होगी, मुख्य कोशिका के बाद है ऑक्जेंटिक सेल, अम्लजन कोशिका, अम्लजन कोशिका, या फिर इसको क्या बोलेंगे, या फिर ऑक्जेंटिक सेल कोशिका। अब ये ऑक्जेंटिक सेल का क्या कार्य है, HCl का स्राव करना, HCl स्राव। देखिए HCl बहुत इंपॉर्टेंट है आमाशय में, लगभग कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे 12th एग्जाम हो, HCl के कार्य पूछे जाते हैं कि HCl किस काम करता है। तो HCl के 3-4 कार्य मैं बता देता हूँ। HCl का पहला कार्य तो ये हो गया कि निष्क्रिय एंजाइम को, जैसे ये पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन कन्वर्ट होगा पेप्सिन में, तो पेप्सिन में कन्वर्ट होने के लिए सक्रिय कौन करेगा, तो कौन करेगा, HCl करेगा। तो HCl का पहला कार्य निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करना, किसका कार्य है, HCl का कार्य है। पहला कार्य निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करना। दूसरा कार्य जीवाणु, जो अगर मान लीजिए मुख में लाइसोजाइम एंजाइम होने के बावजूद अगर भोजन मुख आमाशय में आने के बाद अगर फिर भी एंजाइम रह गए तो इसके HCl द्वारा नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। और थर्ड काम क्या होगा अपना आमाशय HCl का, भोजन में उपस्थित ठोस कण है, जैसे ठोस कण टूट नहीं पाए उनको तोड़ना। और जो पाइलोरिक वाल्व है, थर्ड काम है अपना पाइलोरिक वाल्व, ये जो वाल्व है अपना पाइलोरिक वाल्व, उसको खोलने का भी कार्य ये करता है, ठीक है। HCl के 3-4 कार्य आप ध्यान में रखिए कि क्या क्या कार्य हैं, पूछे जाते हैं। कार्य एक बार लिख दूं, कौन कौन से कार्य हैं HCl के कार्य। HCl देखो बहुत प्रबल क्षार है, प्रबल अम्ल है, सॉरी प्रबल अम्ल का मतलब होता है कि वो उसके स्राव से आमाशय की भित्तियां जल भी सकती है। अगर अधिक मात्रा में स्रावित हो जाए तो आमाशय, कभी कभी पेट में जलन होती है, जलन का कारण क्या है, HCl है। कभी कभी
वापिस अपन को भोजन वापिस आता है जब थोड़ा सा गले में जलन सी महसूस होती है, तेज जलन का कारण क्या है, HCl है। ठीक है, अब HCl के कार्य देख लीजिए। जीवाणु को शॉर्ट में लिख देता हूं, जीवाणु को नष्ट करना पहला कार्य, इंपॉर्टेंट कार्य जीवाणु को नष्ट करना। निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करना, निष्क्रिय एंजाइम। अब एंजाइम क्या होते हैं, कोई नहीं जानते हो तो देख लेना भाई एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम देखिए रासायनिक उत्प्रेरक हैं जो जैविक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे अपन कोई भी अभिक्रिया देखते हैं उसमें उत्प्रेरक होता है, उसी प्रकार ये कार्य करता है। अभिक्रिया को तेज गति से, जीवों में होने वाली अभिक्रिया को तेज गति से करने के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं, तो एंजाइम जिम्मेदार होते हैं। कोई भी अभिक्रिया हो, जैसे अपन ने देखा पहले कि स्टार्च को माल्टोज में बदलना वो एंजाइम द्वारा हो रहा था। तो एंजाइम क्या करता है, गति को बढ़ाता है कि किसी प्रकार के एंजाइम जल्दी गति से हो जाए, कोई कार्य जल्दी गति से करने के लिए कौन से एंजाइम जिम्मेदार होते हैं, तो एंजाइम इंपॉर्टेंट है। तो निष्क्रिय एंजाइम को क्या करना, सक्रिय करना किसके कार्य हैं, तो अपना आमाशय के कार्य हैं। और थर्ड क्या है अपना, थर्ड देखिए इंपॉर्टेंट है, पाइलोरिक वाल्व को खोलने पर नियंत्रण। 4 कार्य बहुत है आपके लिए, 3 तो ये हो गए। एक और कार्य देख लीजिए, एक और लास्ट वाला कार्य है कि ठोस कणों को तोड़ता है। भोजन में उपस्थित ठोस कण को तोड़ना। ठीक है, पहला कार्य जीवाणु की भित्ति को नष्ट कर देना। ठीक है, जीवाणु को नष्ट कर देना या फिर जीवाणु की कोशिका भित्ति नष्ट कर देना। कोशिका भित्ति नष्ट हो जाए, जीवाणु नष्ट है। ठीक है, निष्क्रिय एंजाइम कौन से, पेप्सिनोजन है, उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। तो निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करना किसका कार्य है, तो HCl का कार्य है। निष्क्रिय एंजाइम को प्रोरेनिन होता है, उसको भी रेनिन में बदलेगा, तो ये भी कार्य है HCl के। पाइलोरिक वाल्व, ये वाल्व है अपना नीचे वाला वाल्व, पाइलोरिक वाल्व। यहाँ से अभी आमाशय में भोजन आया, 3-4 घंटे ठहरा, पाचन हुआ, पाचन की क्रिया जितनी हो पाती है आमाशय करेगा। उसके बाद यहाँ आने का थोड़ा यहाँ से निकलेगा भोजन। अब निकलने के लिए वाल्व को खोलने और बंद करने का नियंत्रण कौन करते हैं, तो HCl करता है। HCl के आधार पर निर्भर करता है। और ठोस उपकरण है, भोजन में ज्यादा ठोस कण अपन जल्दी निकल गए तो उसको तोड़ने का कार्य कौन करेगा, तो अपना HCl करेगा। उसके बाद ध्यान में रखिए 1-2 पॉइंट और, HCl के रिएक्शन को एक बार मैं बता दूं किस प्रकार से रिएक्शन है। देखिए ये जैसे पेप्सिनोजन है, एक बात और ध्यान रखिए, पेप्सिनोजन किसी भी एंजाइम के अगर बाद में अगर नोजन शब्द आ जाए तो इसका मतलब वो निष्क्रिय एंजाइम है, सक्रिय नहीं है। सक्रिय होने के लिए उसको नोजन शब्द को हटाकर कुछ केवल और केवल पेप्सिन, जैसे पेप्सिन बच गया, नोजन हट गया, ओजन हट गया, तो मतलब पेप्सिन है, नोजन है, इसलिए ये निष्क्रिय है। HCl की उपस्थिति में क्या करेगा, पेप्सिन में बदलेगा। अब पेप्सिन क्या कार्य करेगा उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। पेप्सिन के क्या कार्य हैं, पेप्सिन नाम से थोड़ा रिलेटेड करना एक बार कि पेप्सिन से प्रोटीन, मतलब पेप्सिन क्या कार्य करेगा, प्रोटीन का कार्य करेगा, प्रोटीन को पाचन करेगा। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम, जैसे ये प्रोटीन हो गई अपनी, प्रोटीन को पेप्सिन हो गया। अब पेप्सिन किस में बदलेगा, प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में प्रोटीन को किस में बदलेगा, पेप्टोन में, पेप्टोन में बदल देगा। पेप्टोन आगे जाकर छोटी आंत में और पाचन होगा इसका। ठीक है, पेप्टोन यहाँ बदल गया, पेप्टोन में बदल गया, और आगे अपन और पढ़ लेंगे इसके बारे में। और एक और एंजाइम होता है रेनिन एंजाइम। देखिए बच्चों में होता है, बच्चों में ये सक्रिय होता है अधिक, क्योंकि बच्चों में रेनिन एंजाइम जो होता है वो दूध का पाचन करने में सहायक होता है। दूध, जो बच्चे दूध पीते हैं क्योंकि खाना नहीं खाते, तो रेनिन दूध में उपस्थित जो कैसीन प्रोटीन है उसका पाचन करने में, स्कंदित करने में कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है, तो प्रोटीन पाचन, दूध में उपस्थित प्रोटीन पाचन। इसके बारे में लिख देता हूं आगे।
दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करना किसका कार्य है? तो रेनिन का कार्य है। रेनिन का क्या कार्य है? इंपॉर्टेंट कार्य है कि भोजन में उपस्थित जो दूध में है, दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन का कार्य। अब दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन, अब केसिन कई बार पूछ लिया जाता है कि यार दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो केसिन। और नामों में कंफ्यूजन है, देखिए एक तो होता है केसिन, एक होता है काइटिन। और काइटिन होता है जो जैसे कीड़े वगैरह होते हैं उसके बाह्य त्वचा का निर्माण कौन करता है? तो काइटिन पदार्थ करता है, ठीक है। काइटिन कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है, ठीक है। उसका बाह्य जो कीटों का बाह्य त्वचा का निर्माण मजबूत होते हैं काइटिन, वो काइटिन त्वचा का निर्माण कौन करता है? तो वो कार्बोहाइड्रेट करता है, काइटिन प्रोटीन। और केसिन प्रोटीन दूध में पाई जाती है, ठीक है। ये थोड़ा सा सिमिलर नेम है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद अपन बात करें, आगे बात करें केसिन, उसके कार्य हो गए। जठररस स्रावण हो गया। जठररस में एक और एंजाइम होता है, कौन सा? जठरीय लाइपेज। जठरीय लाइपेज। अब जठरीय लाइपेज भी भोजन का पाचन करेगा, ठीक है। भोजन में उपस्थित ठोस वसा का पाचन करेगा, ठीक है। वसा का पाचन करेगा। और वसा को छोटे ट्राइग्लिसराइड में बदल देगा, ठीक है। यहाँ से पाचन करेगा। जठरीय लाइपेज भी वसा का पाचन करेगा, और जठरीय लाइपेज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इतना हो गया। बाईं तरफ होता है, वापिस रिपीट कर लीजिए एक बार, कि आमाशय में भोजन कितने घंटे? 3 से 4 घंटे रहेगा। और आमाशय आकृति की बाईं तरफ स्थिति, बाईं तरफ आमाशय के साथ जो हर्ट है अपना, वो भी बाईं तरफ ही स्थित होता है, दोनों बाईं तरफ है। थोड़ा सा ध्यान में रह जाएगी कि आमाशय और हर्ट दोनों ही बाईं तरफ। और दाईं तरफ कौन कौन से? तो दाईं तरफ अपना होता है हर्ट, दाईं तरफ होता है अपना ये यकृत, ठीक है। यकृत ग्रंथि दाईं तरफ होती है। उसके बाद देखिए, हमने छोटी आंत की बात कर लेते हैं। अभी इसकी बात होगी, खत्म है, ठीक है। अब यहाँ छोटी आंत आगे जाकर आमाशय में आगे जाकर ग्रहणी, एक यू आकार की संरचना है, ग्रहणी में खुलेगा। अब ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का। तो यहाँ से मैं एडिंग डाल देता हूं कि छोटी आंत, कौन सी आंत? छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए इसको अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। इस स्मॉल इंटेस्टाइन को लेक्चर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में आगे वाली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है दोस्तों।